ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स, 1 मिनट के अंदर अंदर सारे बच्चे आ जाइए, फिर शुरू करेंगे अपने सेशन को। चलिए, ओके। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हमने बात कर ली है, उसके मैंने आपको सेशंस में बता दिया है। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिन के लिए मिनिमम 1 वीक आपने सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाना शुरू नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जैसे ही जो अपडेट करूंगा मैं क्वेश्चंस, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब से आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। क्वेश्चन लगाएं ना लगाएं, लेकिन हर रोज रीडिंग की प्रैक्टिस है वो जरूर से करनी। कर रहे हो ना सब लोग? बोलो, रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो ना या नहीं कर रहे? कोई ऐसा है जिसने नहीं शुरू की अभी? बताइए, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने अभी रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू ही नहीं की? कोई फिर तो गलत हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी अगर आपने रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं की तो। रीडिंग की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, बिना रीडिंग की प्रैक्टिस किए आप फिर कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है जी। चलिए, तो आज जिस यूनिट को लेके हम बात करने वाले हैं वो है डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट। अभी अगले 8-10 दिन तक डेटा इंटरप्रिटेशन ही चलेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन को इस वजह से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये ऐसी यूनिट है जिसमें बच्चे डूब जाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, बच्चे बना ही नहीं पाते हैं इस यूनिट को। अब उसके बहुत सारे रीजन है कि हम इस यूनिट को क्यों नहीं बना पाते। सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि हमारे दिमाग में मैथ्स को लेके एक बहुत बड़ा फियर है जो हमारे स्कूल टाइम से, हमारे कॉलेज टाइम से हमारे दिमाग में डाल दिया है। और दूसरा ये भी है कि 10वीं के बाद हमने मैथ की कभी प्रैक्टिस की ही नहीं, मैथ हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 11वीं 12वीं बीकॉम एमकॉम या बाकी सब्जेक्ट्स में मैथ होता ही नहीं, राइट। तो इस वजह से इसका दिमाग में इतना ज्यादा फियर, इतना ज्यादा डर बच्चों के बैठ जाता है कि वो इस क्वेश्चंस को बनाने के बारे में सोचते ही डरते हैं कि यार पता नहीं मुझसे ये बनेगा या नहीं बनेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन तो बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन आप इस चीज को समझिए, अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन को सीख लेते हो, 5 में से अगर आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको 10 नंबर मिल रहे हैं। और 10 नंबर का सीधा मतलब होता है 3%। सोच रहे हो, अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन छोड़ के जा रहे हो, राइट, तो आप 10 नंबर का सीधा रिस्क ले रहे हो। और वो 10 नंबर 3% नंबर बढ़ा भी देगा, 3% घटा भी देगा। और आपको पता है हमारे एग्जाम में तो जो सिचुएशन है वो 1%, 0.1% इस तरीके से खराब होती है। सर आपकी कृपा से इस बार 5 करेक्ट हुए डीआई में, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब इसलिए सबसे पहले तो हमें ये चीज यूनिट को पढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, आपको अपने आप पे भरोसा करना है, आपको अपने आप को ये बताना है, आपको अपने आप को ये समझाना है कि यार ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कि मुझसे नहीं होगा। अब एग्जाम में जैसा सवाल आता है वो अलग चीज है, लेकिन आप हर चीज को सीख के जाएं, ठीक है। कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आ जाता है, कोई वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 90% केसेस में, 95% केसेस में सवाल जो होते हैं वो अटेम्प्टेबल होते हैं। 5% भी अटेम्प्टेबल होते हैं लेकिन वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास
आपके पास 90% चांस है, अगर आप पूरी डीआई की प्रैक्टिस करके जाते हो, जितना आपको समझाया जाता है, जितना आपको पढ़ाया जाता है, तो आप 5 में से 4 सवाल तो बना ही लोगे। और जैसे इन्होंने बोला कि 5 के 5 करेक्ट हुए हैं मेरे, तो आप भी 5 के 5 सवाल करेक्ट कर सकते हो। 5 के 5 सवाल क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज जिस पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना है, वो यही है कि आपको अपने आप पे एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपको अपने आप पे भरोसा करना है। पहले ही अपने आप को ये कहना है, अपने आप के साथ ये बात करनी है कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं एफर्ट्स करूंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा, तो मैं डेटा इंटरप्रिटेशन को बना लूंगा। पहली बात समझ आई। तो सबसे पहली चीज, जिन बच्चों को डेटा इंटरप्रिटेशन से डर लगता है, तो वो उस डर को साइड पे कर दीजिए, उस डर को साइड पे कर दीजिए। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, और अपने आप को ये बोल दीजिए कि बस मैं डीआई सीखूंगा और मेरे फाइनल में डेटा इंटरप्रिटेशन के सारे सवाल सही होंगे, बात खत्म, है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोले कि सर हमारे भी 5 सही हुए, हमारे भी 5 सही, बाकी सबके भी सही होंगे। अब डेटा इंटरप्रिटेशन को बनाने से पहले 3 चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, वही सिखाऊंगा पहले, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपने सबसे पहले जिस चीज का ध्यान रखना है या जिस चीज पे सबसे आपने ज्यादा फोकस करना है। जब भी आप लोगों के सामने डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, इस तरीके से एक टेबल आएगा और उसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। क्या होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। इंस्ट्रक्शंस का मतलब कि आपको बताया होगा कि ये फलाने का डेटा है, ये डेटा इस तरीके से है, ये डेटा इस तरीके से है ना, इस तरीके से। मतलब सिर्फ टेबल नहीं दिया होता, टेबल के साथ उस टेबल के बारे में कुछ बताया होता है, उस टेबल के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं कि ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। ठीक है जी, तो पहली बात समझ आ गई। तो अब जैसे ही आप लोगों के सामने डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आएगा, तो जो सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है वो क्या करना है, आपने इस टेबल को बहुत केयरफुली रीड करना है, क्योंकि यहां से ही डेटा इंटरप्रिटेशन की सवाल की शुरुआत होती है। अगर आपने टेबल को सही से पढ़ा, अगर आपने टेबल को सही से अंडरस्टैंड किया, तो 5 के 5 सवाल को बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टेबल को ही गलत पढ़ लिया, अगर आपने उस टेबल को ही गलत पढ़ लिया, तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि फिर 5 के 5 सवाल में आप कैलकुलेशन भी कर लोगे, आप एफर्ट्स भी कर लोगे, लेकिन वो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये बात समझ आई। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आपके सामने डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आएगा, तो आराम से शांति से फोकस के साथ पढ़ो कि इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है उसके बेसिस पे ही हमें सवाल करना होता है। अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि ये 3 ही कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, तो इसका मतलब 100% है, वो सवालों में समझाऊंगा। अगर वो बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा कैटेगरी हो सकती है, तो परसेंटेज बढ़ भी सकती है। तो मतलब क्या हुआ कि सीधा सवाल नहीं बनाने लग जाना फटाफट से टेबल को देख के, जब तक टेबल को, क्योंकि सवाल किस पे बेस्ड है, सवाल किस पे बेस्ड है, वो जो 5 के 5 सवाल हैं वो किस पे बेस्ड हैं, वो टेबल पे ही तो बेस्ड हैं। तो अगर आप टेबल को ही गलत पढ़ लोगे, अगर आप टेबल को ही सही तरीके से नहीं पढ़ते, अगर आप टेबल को ही अंडरस्टैंड नहीं करते हो, तो डेफिनेटली फिर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ आया। इसलिए सबसे पहला स्टेप डेटा इंटरप्रिटेशन को बनाने का क्या होता है, यही होता है कि आपको उस टेबल को ध्यान से पढ़ना होता है। उस टेबल में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, उन सब चीजों पे क्या करना होता है, आपको फोकस करना होता है। उन सब चीजों पे आपको क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। पहली बात समझ आ गई। 2 चीजें मैंने भी आपको बताई हैं। सबसे पहले क्या, कि आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि मुझसे डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, बल्कि ये सोचो कि मुझसे ही होगा, मैं ही बना पाऊंगा। और उसके बाद सेकंड, जैसे ही आपके एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, तो सबसे पहले आप लोगों को उस डेटा इंटरप्रिटेशन को फोकस करना है। क्या करने के लिए, उस डेटा इंटरप्रिटेशन पे टेबल को ध्यान से पढ़ना है, टेबल को दी हुई इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि जितने सही तरीके से आप टेबल को पढ़ोगे, जितने सही तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ोगे, उतना आसान हो जाएगा आपके लिए उस सवाल को बनाना। ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको समझ आ गई। अब आता है
कि डेटा इंटरप्रिटेशन को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है, या कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिसके बाद आप सवाल बना पाओगे। मतलब इसको सीखे बिना आप डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल नहीं बना पाओगे। तो बेसिकली आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है बेटा, वो 3 टॉपिक्स पे बेस्ड है। एक है एवरेज, दूसरा है परसेंटेज, और तीसरा है रेशो। एवरेज, परसेंटेज और रेशो। अब ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हैं। एवरेज का मतलब औसत होता है, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत होता है, और रेशो का मतलब क्या होता है? अनुपात। अनुपात, समान अनुपात, रेशो और प्रपोर्शन। तो ये 3 चीजें हैं, इन तीनों के बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर इन तीनों के बेसिक्स आपको मालूम है, अगर इन तीनों के बेसिक्स आपको मालूम है, तो बड़े आराम से, बड़े इजीली आप इन सारे सवालों को क्या कर लोगे? बना लोगे। राइट? अगर आपको बेसिक्स मालूम है, अगर आपको फंडामेंटल्स मालूम है, अगर आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर आपको पता है परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन टेबल क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, परसेंटेज में मोर और लेस देन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन सी वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखना होता है, कौन सी वैल्यू को न्यूमरेटर में रखना होता है, अगर आपको ये बातें पता चल जाएंगी तो परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप बड़े आराम से, बहुत इजीली एग्जाम में अप्लाई कर लोगे। और देन लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आ जाता है रेशो। रेशो में हम क्या करते हैं? रेशो में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो रेशो में दी गई हैं। दो अलग अलग वैल्यूज हैं, उन 2 अलग अलग वैल्यूज के रिलेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उन 2 वैल्यूज के रिलेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? तो हमें पहले एवरेज को समझना पड़ेगा, परसेंटेज को समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ रेशो को समझना पड़ेगा। अगर हम इन 3 चीजों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, अगर हम इन 3 चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उसके बाद सवाल बनाना क्या हो जाएगा? काफी आसान हो जाएगा। यहां तक बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फंडामेंटल्स के लिए आपको ये 3 चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो टॉपिक बेस्ड डीआई होते हैं, वो आपको बहुत रेयर होता है, बहुत कम आते हैं, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। 99% कॉन्सेप्ट हैं वो इससे ही सॉल्व हो जाते हैं। बाकी तो अब परसेंटेज प्रॉफिट बेस्ड है, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ेंगे। फिलहाल शुरुआत में आपको ये 3 चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है। इतनी बात तो समझ आ गई कि ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इन 3 कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, इन 3 कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेते हो, तो फिर आपको सवाल बनाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है जी? तो अब कॉपी पेन देखो, आज की क्लास मैंने आपको क्या बोला है, जिस क्लास में स्लाइड्स बनी होंगी, पीपीटी होगी, सिर्फ उसी की पीपीटी मिलेगी। जिसमें मैं सिर्फ लिख के पढ़ा रहा हूं उसकी आपको कोई पीपीटी नहीं मिलेगी। तो आपको पढ़ना है, खुद से नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं वो है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब अभी देखो, इन टॉपिक्स के सेपरेट लेक्चर्स भी होंगे, समझ रहे हो ना? एवरेज का डेडिकेटेड लेक्चर भी होगा, परसेंटेज का डेडिकेटेड लेक्चर भी होगा, लेकिन वो बाद में होंगे। अभी के लिए इस क्लासेस में मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है। ठीक है? तो आपको फिलहाल इतनी ही चीजों पे फोकस करना है। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके जो 2-2 नंबर के सवाल आते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है रेशो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है रेशो। रेशो, पहले मुझे ये बताइए रेशो होता क्या है? रेशो को आप बोल सकते हो अनुपात, है ना? अनुपात, अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? रेशो। अनुपात क्या होता है?
क्या समझते हो जब मैं वर्ड यूज करता हूं अनुपात? कि अनुपात क्या होता है? अनुपात तो हिंदी हो गई ना। अनुपात या रेशो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। नॉर्मल भाषा में आप बोल सकते हो कि अनुपात का मतलब होता है जब हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं और उनके बीच में कुछ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में कुछ रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो समझ आ गया। अब रेशो को दिखाया कैसे जाता है? दो तरीके से होता है। जैसे आप इसको a रेशो b भी बोल सकते हो और इसी को हम b नीचे चला जाएगा a डिवाइडेड b भी बोल सकते हैं। तो दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। चाहे आप ऐसे निकाल लो a रेशो b को, या फिर a और b आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत, इसमें भी कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है जी। तो ये a रेशो b हो गया, इसको a बटे b, मतलब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी लिख सकते। अच्छा, नेक्स्ट सवाल क्या है कि क्या रेशो सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में ही हो सकती है या दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं? बताना। जो रेशो होती है क्या वो सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में हो सकती है या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं? बताना जरा कि जो रेशो निकाली जाती है वो क्या सिर्फ दो वेरिएबल्स की ही होती है या दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब a रेशो b रेशो c रेशो d, ये भी हो सकता है। a रेशो b रेशो c, ये भी हो सकता है। इवन के a रेशो b रेशो c रेशो d रेशो e भी हो सकते हैं। तो मतलब यहां पर एज सच वेरिएबल्स का नंबर कोई डिसाइडेड नहीं होता। एज सच वेरिएबल्स का नंबर कोई डिसाइडेड नहीं होता है कि दो ही नंबर्स में आप रेशो निकाल सकते हो। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। मतलब आपको इतना ज्यादा नहीं आता। डेटा इंटरप्रिटेशन में तो दो ही वेरिएबल्स या मैक्सिमम तीन वेरिएबल्स होते हैं, तीन से ज्यादा आपको सवाल में देखने को नहीं मिलता। तो एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल की कोई रेशो नहीं होती है। दो वेरिएबल से रेशो शुरू होती है, फिर वो तीन पे हो सकती है, चार पे हो सकती है, पांच पे हो सकती है, छह पे हो सकती है, सात पे हो सकती है, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, जो पहला पॉइंट है वो आपने याद रखना। अब रेशो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना बड़े बड़े अक्षरों में, क्योंकि ये आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है। सिंपल सी लाइन लिखो, इन रेशो की अनुपात में वी कैन चेंज numbers without changing the relation। पहले इस लाइन को लिखो, इसके बाद मैं समझाता हूं। रेशो में हम नंबर्स को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम जो नंबर्स के बीच का रिश्ता होगा, जो नंबर्स के बीच का रिलेशन होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जो नंबर्स के बीच का रिश्ता है उसको सेम रखना पड़ेगा, लेकिन आप नंबर्स को चेंज कर सकते हो। लिख लिया? अब सुनो कैसे। देखो, मैं बोलता हूं कि एक नंबर a है
और दूसरा नंबर बी है, ठीक है जी, ए नंबर बी। अब इनके बीच का जो रेशो है वो 1:3 है। अब इस 1:3 का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। 1:3 का मतलब क्या हुआ कि ए की 1 यूनिट है और बी की 3 यूनिट्स है। एक तो ये मतलब हो गया है ना कि ए की 1 यूनिट है और बी की 3 यूनिट्स है। और दूसरा संबंध आप ये भी बोल सकते हो कि जो बी है वो ए से कितने गुना बड़ा है। ए है जो सॉरी बी है वो ए से कितने गुना बड़ा है, कितने टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है। ऐसे बोल सकते हो आप, बोलो। सिंपल लिखा ना मैंने अभी, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको दिक्कत आए, जिससे आपको कोई परेशानी है। सिंपल बात मैंने लिखी क्या कि दो नंबर्स हैं ए रेशो बी और उनकी कोई रेशो दी हुई है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि 1 और 3 है। तो मतलब इनके बीच में जो संबंध है वो ये है कि बी है वो ए से 3 गुना हमेशा ज्यादा होगा। ए है वो बी है वो ए से 3 गुना ज्यादा होगा, यही हुआ। अब मैंने आपको क्या बोला कि मैं इस रिश्ते को तो चेंज नहीं कर सकता, मैं इस रिश्ते को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं नंबर्स को चेंज कर दूं इस रेशो को चेंज किए बगैर, तो क्या यह पॉसिबल है? अगर मैं बोल दूं कि ये 100 है, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 100 टाइम्स कर दिया, तो इस साइड भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है, ये तो आपको पता होगा। तो इसको भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 और 300 हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, जो रेशो 1 और 3 के बीच थी, जो रेशो 1 और 3 के बीच थी, क्या 100 और 300 के बीच में भी वही है? यस, सिंपल, 2 0 कैंसिल हो जाएगी, अल्टीमेटली ये क्या निकल के आ जाएगा? 1:3 ही निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 1:3 ही निकल के आ जाएगा ना। मतलब मैथ में आप एक बहुत सिंपल सी बात, ये तो 5वीं 6वीं में समझा देते हैं कि आप अगर किसी नंबर को चेंज कर रहे हो, अगर ऊपर वाले को कर रहे हो तो उसके साथ नीचे वाले को भी करना पड़ेगा, अगर बाएं वाले को कर रहे हो तो दाएं वाले को भी करना पड़ेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब जो भी चेंजेस लेफ्ट हैंड साइड में आप कर रहे हो वही चीज आपको चेंजेस है वो राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। ये बात समझ आ गया? तो मतलब अब अगर मैं सोचूं कि अच्छा इसको 300 ले लूं, अच्छा अगर इसको 300 लिया तो इसको कितना लेना पड़ेगा बताओ, रेशो को सेम रखने के लिए बताओ। इसको कितना लेना पड़ेगा? अरे ये कितने टाइम्स हुआ है, ये इसका 3 टाइम्स हुआ है, तो ये भी इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। 300 का क्या बन जाएगा? ये 900 बन जाएगा। अब अगर आप 300 को 900 से भाग करते हो तो तब भी रेशो 1:3 ही आती, तब भी रेशो 1:3 ही आएगा, तब भी आंसर कितना आएगा? 1:3 ही आएगा। तो ये बात समझ आई? अच्छा, क्या सिर्फ गुणा करने से, और ये सिर्फ और सिर्फ गुणा और भाग करने पे ही होता है, ऐसे जोड़ नहीं। अब ऐसे बोलो कि इसमें मैं 4 जोड़ दूं, इसमें मैं 4 जोड़ दूं, ऐसा नहीं होता। ये जो वेरिएशन है उसके लिए या तो आप गुणा कर सकते हो या भाग कर सकते हो, प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है? कैसे? सुनो, ये जैसे इसी को ले लेते हैं, 2:5 है। मैं बोलता हूं कि अच्छा दोनों को डबल कर दो, तो इसको भी डबल कर दिया तो ये 4 बन गया, और इसको भी डबल कर दिया तो ये 10 बन गया। तो अब इसको कैंसिल करोगे तो 2:5 ही आ जाएगा। तो गुणा कर दिया या भाग कर दिया। जैसे सपोज करो एक नंबर था 20:40 था, तो मैं बोलता हूं कि इसको 2 से भाग कर दो और इसको भी 2 से भाग कर दो, तो ये कितना आ गया? 10, और ये कितना आ जाएगा? 20। तो रेशो कितनी आ जाएगी? 1:2 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये 2:5 है, तो ऐसे करता हूं, मैं इसमें भी 2 ऐड कर देता हूं और इसमें भी 2 ऐड कर देता हूं, तो क्या अब ये रेशो सेम रहेगी? तो क्या अब ये रेशो सेम रहेगी? बोलो,
क्या इस केस में ये रेशो सेम रहेगी 2:5 और 4:10? बताओ, क्या 2:5 है वो 4:7 के बराबर है? बोलो नहीं, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप रेशो को चेंज करना चाहते हो, रेशो में अपनी मर्जी का नंबर लेना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए या तो आपको फिर दोनों साइड पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर आपको कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड किए के अलावा आप जोड़ घटाव करके वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप समझ लीजिए, जो रिलेशंस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? दो नंबर्स के बीच में जो रिलेशन है वो भाग पे डिपेंड करेगा, डिवीजन पे डिपेंड करेगा या मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा। तो या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको या फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये पहली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, पहली चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि हां, रेशो का मतलब दो नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है और हम रेशो के नंबर्स को अपनी मर्जी से जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम नंबर्स को के जो रिश्ता है, जो उनके बीच में वैल्यूज है, हम उसके रिश्ते को चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप या तो मल्टीप्लिकेशन का सहारा ले सकते हो या फिर आप डिवीजन का सहारा ले सकते हो। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। ओके जी, चलिए अब ये बात तो समझ आ गई। अब रेशो के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात में उसको समझाता हूं। हम इसको समझेंगे एक पिज्जा की हेल्प से। जैसे ये पिज्जा है एक, ठीक है, गोल ऐसे कलर का गोल पिज्जा है। तो सपोज करो तीन दोस्त गए, ए, बी और सी, तीनों ने पिज्जा मंगवा लिया। तीनों ने पिज्जा मंगवा लिया। ए को एक पीस मिला, मतलब एक। जो बी है उसको 2 हिस्से मिले और सी को 3 हिस्से मिले। ठीक है, टोटल 6 टुकड़े थे पिज्जा के, 6 पीस थे पिज्जा के। तो तीनों ने डिवाइड कर दिया। ए ने एक पीस खाया, बी ने दूसरा पीस खाया और सी ने तीसरा पीस खाया। 3 पीस खाए। तो आप क्या बोल सकते हो कि क्या इसमें ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा? ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर, एक इसके हिस्से में आता है, 2 इसके हिस्से में आता है और 3 इसके हिस्से में आता है। और टोटल क्या होता है? टोटल इसका, इन तीनों का टोटल, जो रेशो का टोटल है वो क्या है? 6 है। कहने का मतलब क्या हुआ? जो टोटल वैल्यू है वो 6 है। इस 6 को 1, 2 और 3 की रेशो में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। 1, 2 और 3 की वैल्यू में इसको क्या कर दिया गया है? हमने बांट दिया। सिंपल, इतनी बात तो समझ आ गई। तो ये रेशो का कॉन्सेप्ट है। रेशो में आपके पास एक टोटल नंबर आएगा। जैसे अगर आप इधर वापस जाओ तो इसमें अगर टोटल था, कितना था? 1 और 3 का टोटल कितना हो जाएगा? 4। तो मतलब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास 4 नंबर्स होंगे, 4 वैल्यूज होंगे और उन 4 में से एक है वो ए के पास है और बी है बी के 3 के पास है। एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज सपोज करो 12 साल है। आपकी एज है वो 12 साल है और आपकी जो सिस्टर है वो 24 साल की है। मैं आपको बोलता हूं कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारा और तुम्हारी बहन की एज में जो रेशो है वो मुझे बताओ कितना होगा। तुम्हारा और तुम्हारी बहन के बीच में जो रेशो है वो मुझे बताओ कितनी आएगी। बारह, सिंपल, 12 और 24। 12 और 24 को चाहे तो ऐसे निकाल लो, 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1:2। रेशो 1:2 आ जाएगी। ये तो आपको नॉर्मल बात समझ में आई गई है कि 1:2। और जो टोटल है वो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल 3 के बराबर हो जाएगा। टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इस टोटल को कैसे इस्तेमाल करना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई परेशानी?
मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई परेशानी होनी चाहिए। इतना कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इतनी चीज़ें हैं वो आपको दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। अब इस टोटल का क्या सीन है, इस टोटल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको समझाऊंगा यूनिटरी मेथड से चीज़ों को सॉल्व करना। ये यूनिटरी मेथड को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड ही आप लोगों के सवाल में सॉल्व होता है। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है? सिंपल, यूनिटरी मेथड इज व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है जब हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक यूनिट हमें पता चल जाता है, तो उसके बाद हमें जितना भी सवाल पूछा जाता है वो हम उसके बेसिस पे बना लेते हैं। अच्छा, अगर आप स्कूल में जाओ, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाओ, तो स्कूल में सवाल आते थे क्या कि 15 टॉफी की कीमत इतनी है, तो बताओ 10 टॉफी कितने की आएगी। ऐसे सवाल आते थे या नहीं आते थे? जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई जो 15 टॉफी है, 15 टॉफी है वो 300 रुपए की आती है। तुमने 15 टॉफी खरीदी और वो 300 रुपए की आई, तो मुझे बताओ 7 टॉफी का प्राइस कितना होगा। स्कूल टाइम से ही समझेंगे, स्कूल टाइम में जो आपको लॉजिक बताए होंगे वही लॉजिक अब यहां पे हमें अप्लाई करने हैं। 15 टॉफी 300 रुपए की आती हैं, 7 टॉफी कितने की आएंगी बताओ। निकालो कितने की आएंगी? 140 की। कैसे आई 140 की? हम क्या करेंगे, हम देखते हैं 15 टॉफी 300 रुपए की आती है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि एक टॉफी कितने की आएगी। तो एक टॉफी कैसे पता चलेगी? जितने की सारी आई हैं उसको 15 से भाग कर देंगे। ऐसे ही करते थे ना, 15 टॉफी 300 रुपए की है, तो एक टॉफी कितने की आएगी? 300 भाग 15, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 20 के बराबर हो जाएगा। अब 7 टॉफी कितने की आएंगी? एक टॉफी 20 रुपए की होगी, 7 टॉफी 140 रुपए की। ऐसे ही करते थे या नहीं? अब ये 7वीं का कॉन्सेप्ट है, ये 6वीं और 7वीं का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप एक यूनिट की वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर लेते थे, जिसमें आप एक यूनिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे कि अच्छा एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी आ रही है, और उसके बेसिस पे हम बाकी यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे। यस, इतना तो समझ आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम रेशो में इस्तेमाल करते हैं। रेशो में भी हम एक यूनिट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट की वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, एक यूनिट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और उस यूनिट की वैल्यू को निकालने के बाद जैसे ही हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, उसके साथ उसके तुरंत बाद फिर हम बाकी यूनिट्स की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। कैसे? सुनो, जैसे मैं बोलता हूं कि एक स्कूल है, आपको इस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे एक स्कूल है, जैसे एक स्कूल है। अब स्कूल में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं ना, बॉयज और गर्ल्स ही होता है ना, थर्ड जेंडर तो नहीं होता, वो तो इंस्टाग्राम की रीलों पे होता है ना। तो सवाल ये है कि जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं, इनकी रेशो 3:5 दी हुई है। 3 छोड़ दो, 2:5 की। कितना दिया हुआ है? 2:5। मतलब बॉयज और जो गर्ल्स हैं उनकी रेशो कितनी दी हुई है? 2:5। 2:5 2:5 दी हुई है।
और आपको यह भी बताया हुआ है कि स्कूल में जो टोटल बच्चे हैं वो 480 हैं। सवाल क्या है कि एक स्कूल है उसमें जो टोटल बच्चे हैं वो 480 हैं और उनकी जो रेशो है वो दी हुई है बॉयज टू गर्ल्स इज 2:5। तो आप ये बताइए कि बॉयज का नंबर कितना है और गर्ल्स का नंबर कितना है, कि बॉयज का नंबर कितना है और गर्ल्स का नंबर कितना है, कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। पहले आप खुद निकालो फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। पहले आप खुद निकालो फिर मैं आपको समझाता हूं। चलो निकालो। अब सबका अलग अलग आंसर तो नहीं आना चाहिए। सर डेसिमल में जा रहा है। एक सेकंड, इसको ना ऐसे करो, इसको 560 कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ऐसे करो, इस नंबर को 560 मान लो। थोड़ा कैलकुलेशन पहले सवाल में आपको यूनिट में तो बेहतर नहीं होगा, इसमें बना लो, क्योंकि बच्चे तो फ्रैक्शन में नहीं आएंगे ना, है ना। अब स्टूडेंट तो फ्रैक्शन में नहीं आएंगे ना। स्टूडेंट फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं, इस वजह से नंबर 560 ले लो। अब बनाओ। अब करो, 560 पे निकालो। अब आ जाना चाहिए। अब ध्यान से समझना प्लीज। अब कॉपी पेन कमेंट करना बंद करो। अभी ये चीज अगर आपने यहां पे ध्यान से नहीं समझी तो फिर समझ नहीं आएगा और आगे चल के मैं ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। इस वजह से यहां पर इसको टाइम लगा के समझाऊंगा, यहां पर अच्छे से समझाऊंगा, आगे चल के ये चीजें दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। तो इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको अच्छे से समझो। देखो, अब नॉर्मली क्या होता था, स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता था। स्कूल में आपको क्या पढ़ाया जाता था, देखो बॉयज और गर्ल्स की रेशो, बॉयज और गर्ल्स की रेशो 2:5 है और इसका जो टोटल है वो किसके बराबर है, वो 7 के बराबर है ना। टोटल किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो अगर मैं बॉयज का नंबर निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, आपको कैसे सिखाया था, 560 को गुणा करेंगे, बॉयज का नंबर कितना है 2 और डिवाइड किसके साथ करेंगे, दोनों के टोटल के साथ। ठीक है, टोटल के साथ 5 और 7 का टोटल 7 हो जाएगा। 7 को कैंसिल करेंगे, 7 8 56 80 और ये 160 आ जाएगा। अब लड़कियों का नंबर आप माइनस भी कर सकते हो, 560 में से जो बाकी रह जाएंगी वो लड़कियां रह जाएंगी, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करेंगे कैसे, लड़कियों का नंबर कैसे निकलेगा 560, लड़कियों का नंबर कितना है 5 और भाग किससे किया जाता है, याद रखिएगा भाग इनके टोटल से होता है, हमेशा गलती नहीं करनी है। ये 5 और 2 का टोटल कितना है 7। अब 7 से 80 पे गया और 80 5 400। अब ये तो वो तरीका है जो आप स्कूल टाइम पे करते थे, जो आपको टीचर्स ने समझाया होगा। ये वो तरीका है जो आपने स्कूल टाइम पे प्रैक्टिस किया होगा, स्कूल टाइम पे टीचर्स ने आपको ये वाला तरीका समझाया होगा, ये वाला तरीका आपको सिखाया होगा। यस और नो बोलो, पहली बात समझ आई। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेथड, ये जो तरीका है वो गलत नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये तरीका गलत है, कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हमारे पास 5-5 सेकंड, हमें 10-10 सेकंड को बचाना होता है,
जब हमें 5-5 सेकंड को 10-10 सेकंड को बचाना होता है, वहां पर यह चीज काम नहीं करती। वहां पर हमें कुछ और करना पड़ेगा जिससे कि हमारा सवाल इससे भी आसान हो जाए, मतलब हमें इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। वहां पे आता है हमारा यूनिटरी मेथड। वहां पे हमारा कौन सा आता है? वहां पे आता है हमारा यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड क्या हो? यूनिटरी मेथड मैंने आपको बताया है क्या? 1 यूनिट की वैल्यू। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या हुआ? एक यूनिट की वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। 2:5 है, ये कितना होता है? ये 7 होता है। यस और नो? मतलब आप ऐसा समझो कि एक स्कूल में अगर 7 ही बच्चे होते, एक क्लास में अगर एक स्कूल में सिर्फ 7 ही बच्चे होते, तो उस 7 में से 2 लड़के होते और 5 लड़कियां होती। यही कहने का मतलब होता है ना, रेशो का मतलब यही होता है कि 2:5 है, तो टोटल किसके बराबर है? 7 है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो 7 यूनिट्स हैं, अगर क्लास में 7 ही बच्चे होते, स्कूल में 7 ही बच्चे होते, तो उसमें से 2 हैं वो लड़के होते और 5 लड़कियां होती। लेकिन क्या स्कूल में 7 बच्चे हैं? नहीं, स्कूल में तो भाई 560 बच्चे हैं। स्कूल में तो 560 बच्चे हैं। तो अगर आप टेक्निकली सोचो तो रेशो का जो टोटल होता है वही क्वेश्चन के दिए हुए टोटल के बराबर होता है। जो रेशो का टोटल होता है, मतलब रेशो का टोटल तो 1 यूनिट के हिसाब से हो जाएगा। अब सवाल में जितनी यूनिट्स है उसके बराबर है। तो आपको सिंपल भाषा में यह बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में ये जो 7 है, इस 7 यूनिट का मतलब 560 है। आई होप कि अब आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि 7 यूनिट की वैल्यू इसके हिसाब से, जो रेशो है उसके हिसाब से टोटल 7 है, मतलब 7 ही बच्चे मान रहे हैं। लेकिन असल में ये 7 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल तो हमारे पास कितना है? 560 है। पहले मुझे ये यहां तक बताइए, किसी बच्चे को अगर इसमें कोई डाउट है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आपको आगे बढ़ता हूं। इतनी बात समझ आ गई? अरे बोलो, समझ पा रहे हो ना? रेशो के हिसाब से टोटल 7 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल किसके बराबर है? 560 के बराबर है। तो इसका मतलब जो 7 यूनिट है उसी की वैल्यू 560 दी हुई है। जो 7 यूनिट्स है बेटा, उन्हीं 7 यूनिट्स की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है? 560 के बराबर दी हुई है। तो आप सोचो, वही टॉफी वाला आ गया कि इतनी टॉफी की वैल्यू ये दी हुई है, तो सेम वही आ गया। तो अगर 7 यूनिट की वैल्यू 560 दी हुई है, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। अब 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस 560 को हम क्या कर देंगे? 7 से भाग कर देंगे। कितना आ गया? तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 80 के बराबर आ गई, 80 के बराबर आ गई। समझ में आया? फिर से समझा रहा हूं। मैंने आपको बोला जो रेशो होता है उसका एक टोटल होता है। वो जो टोटल होता है वो किस टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो क्वेश्चन में दी हुई टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन में जो टोटल वैल्यू दी गई थी वो 560 दी हुई थी, और क्वेश्चन में ये रेशो की वैल्यू है वो 7 दी हुई है। इसका मतलब 7 यूनिट्स का मतलब 560 है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 7 टॉफी आपको 560 रुपए की मिली। आप 7 टॉफी लेके आए और आपको उन टॉफी को खरीदने के लिए 560 रुपए देने पड़े। 7 टॉफी खरीदने के लिए आपको 560 रुपए देने पड़े, तो एक टॉफी कितने की आई? 560 डिवाइडेड बाय 7, तो एक टॉफी कितने की होगी? 80 रुपए की। तो सेम समझ आ गया? तो अब आपको पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 80 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 80 के बराबर हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 80 के बराबर हो गई। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, या इसको यहां पे नीचे कर देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू
80 आ गई तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 160 के। और 5 यूनिट की किसके बराबर आ जाएगी? 400 के बराबर। मुझे बताओ, यही तो आंसर निकला था 160 और यही निकला था 400। बताइए, यहां पर आपको डबल डबल कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, यहां पर आपको सिंगल कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, यहां पर आपको सवाल बार बार पहले गर्ल्स का नंबर अलग निकालना पड़ रहा है, फिर बॉयज का नंबर अलग निकालना पड़ रहा है, और यहां पर तो वो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जा रहा है, यहां पर तो वो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जा रहा है। यस और नो? तो इस तरीके से जब भी रेशो की बात होती है तो पहली बात, रेशो का जो टोटल होता है वो एक्चुअली में किस टोटल को रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअली में वो आपके सवाल के टोटल को रिप्रेजेंट करता है। उस टोटल के बेसिस पे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये बहुत आएगा आगे, मतलब हर सवाल में आएगा, जितने सवाल करेंगे हर सवाल में यह चीज आएगी। तो एक टोटल दूसरे टोटल के बराबर होता है, तो 1 यूनिट दूसरी यूनिट के बराबर रख दो और उसके बेसिस पे एक सिंगल यूनिट की वैल्यू को निकाल लो कि अच्छा यार इसका आंसर कितना निकल रहा है। बस इतना ही है। समझ आया? चलो एक सवाल खुद करो। मैं बोलता हूं कि एक स्कूल है, उसमें टोटल 570 बच्चे हैं, जिसमें से बॉयज और गर्ल्स की रेशो है 10:9। तो आपने बताना है बॉयज का नंबर और गर्ल्स का नंबर कितना आएगा। निकालो। कैसे निकलेगा? सेम वही चीज है, मैंने आपको क्या बताया, ये 10 और 9 किसके बराबर है? 19 के बराबर है। तो 19 की जो वैल्यू है वही 570 को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब 90 यूनिट्स की वैल्यू आपको 570 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? 570 डिवाइडेड बाय 19। अब 19 का टेबल आना चाहिए, 19 दिया 57, तो ये 30 यूनिट्स के बराबर होगी। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो बस खत्म। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 दिया 30, 300 हो जाएगी। और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 को 30 से गुणा करो, 9 या 27, 270 हो जाएगा। और इसको वेरीफाई करने के लिए कि हमारा सवाल सही है या गलत है, तो आप इनको टोटल कर दो। इस 300 और 270 को ऐड कर दोगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए? ये 570 के बराबर आना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर, क्यों नहीं आ रहा? पहली बात समझ आई? तो जब आपके सामने डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा तो उसमें आपको रेशो की एक मात्र एप्लीकेशन पूछी जाती है। वैसे रेशो का कॉन्सेप्ट अलग भी है, बहुत सारे, वो आपको अलग से करेंगे। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन को बनाने के लिए क्या करने के लिए? डेटा इंटरप्रिटेशन को बनाने के लिए इतना ही मालूम होना चाहिए, इतना ही पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो फिर बाकी के सवाल बन जाएंगे। क्लियर है जी? तो समझ आ गया क्या करना है? कुछ नहीं करना, रेशो के टोटल को क्वेश्चन के टोटल की वैल्यू से इक्वेट कर दो।
रेशो के टोटल को क्वेश्चन की वैल्यू के टोटल से इक्वेट कर दो, और इक्वेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, और उसको फिर आगे रेशो के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये तो आपको रेशो के लिए पता होना चाहिए। जब आप रेशो के सवालों को बनाओगे तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी अलग अलग तरीके के लॉजिक्स को बनाने में। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं एवरेज का कॉन्सेप्ट। नाउ एवरेज क्या होती है, औसत क्या होती है, औसत क्या होती है, औसत क्या होती है? औसत का मतलब हुआ कि भाई कोई सीरीज है, कोई सीरीज है, उस सीरीज को एक वैल्यू चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। औसत एवरेज सिर्फ का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी पूरी सीरीज को, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इसको आप सेंट्रल वैल्यू कह सकते हैं। कौन सी वैल्यू? सेंट्रल वैल्यू। स्कूल टाइम पे आप निकालते थे सम ऑफ टोटल, मतलब सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता था कि सभी नंबर्स का सम ऑफ वैल्यूज, मतलब जितनी भी वैल्यूज होती थी उसका टोटल, और उसको क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे नंबर के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाता था, हमारे पास औसत आ जाती थी। हमारे पास क्या आ जाता था, औसत आ जाती थी, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर। क्लियर है? जैसे सिंपल सी सवाल देखो, जैसे मैं बोलूं कि 3, 5, 8 और 8, इसकी एवरेज कैसे निकलेगी? इसकी एवरेज कैसे निकलेगी? बेसिक से, अबे इससे ज्यादा बेसिक से क्या पढ़ाऊं बेटा? अब आपको जोड़ घटाओ तो सिखा नहीं सकता। अब इससे ज्यादा बेसिक जाके क्या समझाऊं? इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो पाएगा। अब तुम लोगों से इसकी रेशो भी नहीं निकल रही, इसकी एवरेज नहीं निकल रही, इसको भी बच्चे 8 बोल रहे हैं। 5, 3, 8 और 8 16 और 8 24। 24 को कितने थे, 1, 2, 3, 4 से भाग करेंगे तो 6 इसकी रेशो आती, 6 इसकी रेशो आती। ये तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, इतना तो सबको मालूम होगा, और सबने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी किया होगा कि 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6। कि हमने टोटल निकाला, टोटल को नंबर से भाग किया, जितनी वैल्यूज थी उनके नंबर से हमने भाग किया, और वो नंबर हमारे पास कितना निकल के आ गया, हमारे पास 6 निकल के आ गया, है ना? अब एक और चीज जो आपने समझनी है यहां पर ना, एक मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को पहले आप अपनी कॉपी पे लिखो। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को पहले आप अपनी कॉपी पे लिखो, उसके बाद आपको फिर आगे समझ आएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है, सुनो। इफ द टोटल इज डिवाइडेड अमंग ऑल मेंबर्स, पहले लिख लो कि अगर जो टोटल है मेरा, जो मेरा टोटल है, अगर मैं उस टोटल को सब में बांट दूं, है ना, जो मेरा टोटल है, अगर उस टोटल को मैं सब में बांट दूं, देन द वैल्यू ईच वन is receiving called
एवरेज। पहले इसको लिख लो फिर आपको बाद में समझाता हूं। पहले इसको लिख लो फिर आप इसके बाद में समझाता हूं कि असल में मैंने ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, फिर वो आपको मैं समझाता हूं। पहले इसको लिखो फिर आपको समझाता हूं कि ये मैंने क्या लिखा है। लिख लिया सभी ने? बोलो, लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया? पहले ये बताओ बेटा, जल्दी करो। लिख लिया? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट कि हमारे पास कुछ टोटल है, हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं और उसको हमें 4 लोगों में बांटना है ना? मेरे पास 600 रुपए हैं, ठीक है? मेरे पास 600 रुपए है, मेरे पास क्या है? 600 रुपए हैं और मुझे उस 600 रुपए को 3 लोगों में बांटना है, ए, बी और सी, राइट? और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, अरे कहां गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल वर्ड पे खास ध्यान देना है आपको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास 600 रुपए हैं और मुझे तीनों लोगों में उस पैसे को बराबर बराबर बांटना है ना? तो मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं अच्छा 600 रुपए हैं, मैं क्या करूं कि तीनों के पास बराबर बराबर पैसा आ जाए। अच्छा यार 3 है, 600 को 3 से भाग किया तो 200 आ गया, तो मैंने इसको भी 200 रुपए दिया, इसको भी 200 रुपए दिया और इसको भी 200 दिया। मैंने दोनों को, तीनों को 200 रुपए बांट दिया। तो अब ये जो 200 रुपए है ये क्या है? ये जो 200 रुपए है ये क्या है? अरे यही 200 रुपए आपका एवरेज है। यही 200 रुपए आपका क्या है बेटा? एवरेज है। बात समझ पा रहे हो ना? सिर्फ बोलने का तरीका चेंज हो गया, चीजों को समझाने का तरीका चेंज हो गया है कि असल में जो एवरेज है वो इक्वल वैल्यू है जो हर किसी को हमने बराबर बराबर बांट दी है ना? इसके एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे स्कूल में आपके अलग अलग सब्जेक्ट होते थे, ठीक है? मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है। सपोज करो आपके 6 सब्जेक्ट्स होते थे और आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग नंबर लिया। 6 सब्जेक्ट हैं वो 600 के थे। आपने किसी सब्जेक्ट में ज्यादा लिए, किसी में 80 आए, किसी में 30 आए, तो कुल मिला के जो आपने नंबर लिए वो कितने ले लिए? वो 300 ले लिए, 300 ले लिए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा 6 सब्जेक्ट में आपका जो टोटल है वो 300 है, तो एवरेज कितना है तुम्हारा? तुमने हर सब्जेक्ट में एवरेज कितने नंबर लिए हैं? वो नहीं, ज्यादा कम लिए तो एक्चुअली में ज्यादा कम है, लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज की तो एवरेज में हम मान के चलते हैं कि आपने सारी यूनिट्स को इक्वेट किया है, सारी यूनिट्स को बराबर किया है। तो हर 6 सब्जेक्ट में तो टोटल नंबर 300 आए हैं, तो इसका मतलब आपने हर सब्जेक्ट में कितने नंबर लिए हैं? 50 की आपकी क्या है? एवरेज है। 50 की क्या है आपकी? एवरेज है। यही तो होता है ना, स्कूल टाइम पे एवरेज कैसे निकलती थी? इसी तरीके से तो निकलती थी, इसी तरीके से तो निकलती नहीं कि किसी में कम किसी में ज्यादा। तो मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे ये आपके मार्क्स हैं, जैसे ये सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है? ये आपके सब्जेक्ट हैं A B C D E और F, और इस साइड पे आपके क्या हैं? मार्क्स हैं, मार्क्स है, ठीक है? ये 25 है सपोज करो, ये 50 है,
ये 75 है और ये 100 है। क्लियर, इतनी समझ आ गई। तो अब असल में एक्चुअली में क्या हो रहा है, हो सकता है पहले सब्जेक्ट में आपको 75 नंबर मिले हैं, दूसरे में सिर्फ 25 ही मिले हैं, तीसरे में सपोज करो आपको 50 मिल गए, इसमें फिर से आपको 75 मिल गए, इसमें फिर से 50 मिले हैं, इसमें 25 मिले हैं। यही हुआ। अगर आप इंडिविजुअली देख रहे हो तो हर सब्जेक्ट में जो नंबर मिल रहे हैं वो अलग अलग मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको बराबर करना चाहें, ठीक है, सपोज करो मैं बोलता हूं कि अच्छा यार देखने से ऐसा लग रहा है कि यहां इसके बराबर कर देते हैं, इसका बराबर, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो ध्यान से समझो। मैं यहां पे खड़ा हो गया और मैंने देखा यार ये वाले नंबर इसमें भी 50 आए हुए हैं और इसमें भी 50 आए हुए हैं, इसमें 25 है, इसमें 25 है, तो क्या किया जाएगा, तो असल में क्या होगा, ये जो 25 वाला डंडा है वो भी यहां पे ऐड हो जाएगा और ये वाला जो 25 का एक्स्ट्रा का डंडा है वो यहां पे ऐड हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एवरेज कितना निकल के आया, 50 निकल के आया। अब ये मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, यहां पर तो सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, आज यहां तक ही समझेंगे, क्योंकि ये इसके बाद हम जो दो चीजें एवरेज में समझने वाले हैं, एवरेज में दो चीजें आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। एक होता है जिसको हम बेस मेथड बोलते हैं, जिसमें आप बिना जोड़ घटाव किए नंबर्स को की एवरेज निकाल देते हो, और दूसरा होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि एवरेज सम ऑफ एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ सम, तो वो दोनों चीजें बराबर होती हैं, ठीक है, दो चीजें होती है। और उसके बाद सारा क्लास होगी हमारी परसेंटेज पे। परसों से हम डीआई के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, आज जो आपको रेशो के कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसके बारे में आप समझने की कोशिश की। मतलब आप यार देखो ऐसा समझो, एवरेज का मतलब क्या हुआ, बराबर करना। देखो किसी के पास 50 रुपए थे, इसके पास 60 रुपए थे और इसके पास 70 रुपए हैं। दोस्तों सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, चार्ट की हेल्प से, चार्ट ही समझा रहा हूं मैं, बोलता हूं कि इनको इक्वेट करना है। इक्वल कैसे किया जाएगा, देखो इसके पास 10 कम है और इसके पास क्या है, 10 ज्यादा है। इसके पास मतलब अगर मैं मानूं कि चलो 60 है, एवरेज 60 है, तो इसके पास 10 कम है और इसके पास क्या है, 10 ज्यादा है। तो क्या करूं कि बराबर हो जाए, कुछ नहीं करना, इसके 10 को निकाल के इसको दे दो, तो ये कितना रह जाएगा, ये 60 रह जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, यही चीज मैं आपको समझा रहा था। जब हम बेस मेथड समझेंगे, जब हम बेस मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसमें हम इसी चीज को देखेंगे कि जिसके पास ज्यादा है उससे वापस ले लो और जिसके पास कम है उसे दे दो। बस ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ये एक सिंपल सा फंडा है जो मैं आपको समझाऊंगा। एवरेज में आपको क्या करना है, एवरेज में आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, क्या, बराबर करना है। जिससे जिसके पास ज्यादा है उसको बोलेगा भाई तेरे पास ज्यादा है हमें दे, और उस ज्यादा को पकड़ के किसको दे देंगे, जिस बंदे के पास कम होगा। यही एवरेज है, यही एवरेज का फंडा है, जिसके अंदर हम चीजों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। हम ये करने की कोशिश करते हैं कि चीजें बराबर हो जाए। क्या हो जाए, चीजें इक्वल हो जाएं, चीजें बराबर हो जाएं। जैसे ही चीजें इक्वल होती हैं वैसे ही हर तरीके के जो एवरेज की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास निकल के आ जाती है। समझ आया, बोलो, ये बात समझ आई। एवरेज का मतलब क्या है, ज्यादा वालों से ले लो, कम वालों को दे के बराबर कर दो। ज्यादा वालों से ले लो, कम वालों को दे दो और सबको बराबर कर दो। तो एवरेज का मतलब है सब बराबर हैं। एवरेज का मतलब है कि सब बराबर हैं, कोई ज्यादा कम नहीं है, सब बराबर हैं। क्लियर है, ये बात समझ आई। तो बस इतना ही है फिलहाल। रेशो का एक ही कॉन्सेप्ट आता है डीआई में, एवरेज के दो कॉन्सेप्ट आते हैं, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो परसेंटेज पूछा जाता है। तो परसेंटेज को थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि परसेंटेज में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। फिलहाल आप जाके इनको अपने दिमाग, देखो मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा नहीं है कि क्लास देख लिया खत्म, इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट्स के प्रॉपर नोट्स बनाइए और खुद से 5-7 सवाल इस तरीके के बनाइए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दी, खुद भी ऐसी 2-4 एग्जांपल लो खुद से और उनको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मैथ में बेटा
मैं तो पढ़ाते जाऊंगा, मैं सब समझा दूंगा, लेकिन एग्जाम में सवाल तभी बनेंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि देखो, मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के 100 सवाल नहीं करवा सकता, मैं वही आपको 20-25 अलग अलग कॉन्सेप्ट समझा दूंगा अलग अलग तरीके के, लेकिन 100 सवालों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड है कि एग्जाम से पहले आप 100 या 200 जितने सवाल करके जाओगे वो उतना ही अच्छा है। तो मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जितना ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे, उतना जाके एग्जाम में आपको हेल्प होगी सवालों को बनाने। ठीक है जी, क्लियर है? तो कल की क्लास में हम एवरेज के दोनों कॉन्सेप्ट्स को, बेस मेथड को और इसकी जो एक प्रॉपर्टी है, हम उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम परसेंटेज को समझेंगे, और उसके तुरंत बाद फिर हम सवालों को बनाने लगेंगे जो असल में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं, दिमाग में बिठा लो आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को और अपने तरफ से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ठीक है जी, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।